मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़े उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखें। दर्शकों, मेरा हर एक वीडियो शास्त्रों से जुड़ा हुआ है और वास्तविक कुंडली का है। मैंने अपने अनुभव में डाला है और आपके मार्गदर्शन के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। आपका रिस्पॉन्स मेरे मनोबल को ऊंचा करता है। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, दो शब्द कमेंट्स में भी लिख दें, तो पता लगता है कि आपने देख लिया, आप सेटिस्फाइड हैं। कुछ सुझाव वो भी लिख दें कि परम ज्ञानी कोई नहीं है, कुछ चीज आपको भी पता हो सकता है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा ही महत्वपूर्ण रहता है, बात करेंगे हम भाग्य भाव पर। ज्योतिष में कुंडली में ये 9वां भाव भाग्य भाव है। भाग्य भाव पर चर्चा करेंगे लिमिटेड में। इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इतना लंबा एक मुख्य बातें बताएंगे। बाकी बच्चों भी फिर कभी बता देंगे, कोई बात नहीं। ये भाग्य भाव क्या है? भाग्य शब्द मनुष्य के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। हमेशा कहते रहते हैं भाग्य भाग्य भाग्य। सीधे तौर पर भाग्य पर कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल है, कठिन है। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल हो और उसे सफलता प्राप्त हो जाती है तो हम कह देते हैं भाई उसका भाग्य ने बड़ा साथ दिया, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। परंतु विपरीत परिस्थिति होती है, असफलताएं मिलती है, तो हम कह देते हैं कि इसका भाग्य खराब है। तो हमेशा भाग्य जुड़ा ही जुड़ा है, भाग्य से जुड़ा ही जुड़ा है। इस भाग्य के संबंध में कुछ व्यक्तियों के विचार बहुत ही अलग अलग हैं। कोई कहता है कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अच्छे बुरे कर्मों का फल होता है। मैं भी इसी के फेवर में हूं। लेकिन नहीं, कोई यह भी कहता है भाग्य के लिए कर्म प्रधान है। उसके विचार के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। ये भी कहते हैं निर्माण करता है। क्यों? ये तीसरा भाव है, ये परिश्रम का है। परिश्रम से सीधा सप्तम भाव है। उनका कहने का है कि हमने परिश्रम किया तो भाग्य का निर्माण हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। इन विचारों से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाग्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य भाग्य पर टिका हुआ है। ये बिल्कुल बात निचोड़ करके आती है। लेकिन हमने ऐसा देखा है अपने अनुभव में, भाग्य 4 प्रकार से भी प्रभावित होता है। कोई भी मनुष्य आदमी, उसमें भाग्य भी आ जाता है। पहला क्या है? जब जन्म लेता है उस टाइम पर ग्रहों की स्थिति, जिसको हम कुंडली कह देते हैं, कुंडली के हिसाब से भी उसमें 9 भाव आ जाता है, होता है, जिसको हम कुंडली या जन्म अक्षर या कुछ भी कह देते हैं। घर का वास्तु का भी आपके भाग्य पर असर डालता है और किसी प्रकार का जादू टोना कराई भी आपके भाग्य पर असर डालता है। आपके परिवार का कोई मृत आत्मा जिसकी मुक्ति नहीं हुई है, वो भी आपके भाग्य पर असर डालती है। मतलब आपके कामों में अवरोध डालती है। आप ऐसा समझ लो कि भाई आप जो काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम है, उसमें ये चारों चीजें अवरोध डालती हैं। तो आज सामाजिक ज्ञान तो एक तरफ रह गया, पहले का जमाना कुछ और था। आज के आर्थिक युग में हर एक माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा इतना पढ़ा लिख के करे, अब वो कम समय में अधिक धन को अर्जित करे। हर एक के विचार यही रहते हैं कि बड़ा होके क्या कमाएगा, कितना कमाएगा। तो भाग्य की भूमिका एक सकारात्मक रूप में इस तरह से हो गई है कि धन कमाए, वो अनिवार्य हो गई है भाई, भाग साथ दे। और अनुभव में ये देखा गया है, हमने विचार सभी के देखे हैं। अनुभव में देखा गया है कि
अगर जिसका भाग्य साथ देता है, भाग्य अच्छा होता है, कुछ भी बोलो इन वर्डों को, तो वह पुरुष कम परिश्रम से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। प्रदर्शन का मतलब है अच्छा कमा सकता है, अपना अच्छा बता सकता है। और भाग्य निर्वाण हो, निर्बल हो भाग्य, निर्बल हो भाग्य, तो गुणवान भी या योग्य मनुष्य भी वह दुखी रहता है, उसको अपने कर्म का पूर्ण फल नहीं मिलता। ये बिल्कुल हमने व्यवहार में देखा है और शास्त्रों में भी देखा है। शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन आता है। भाग्य बलवान हो तो कम समय में, कम परिश्रम में उसको उसकी मंजिल मिल जाती है, और परेशानी हो तो वो दुखी होता है, असफलताएं मिलती है। अब कुंडली में, ये आपकी कुंडली है, ये नवम भाव भाग्य भाव है। आप भी अपनी कुंडली में देखिए, जहां पर कोई भी राशि हो, कोई भी राशि हो सकती है, 12 राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है, वो आपके भाग्य भाव की राशि है। ये आपका नवम भाव है। नवम भाव पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है? अशुभ ग्रहों का है या शुभ ग्रहों का है? पहली बात, नवम भाव का स्वामी किस स्थान में है, वह किस तरह से है, पीड़ित है या क्या स्थिति आती है, उसको भी देखना जरूरी है। उसके बाद नवम भाव के दो कारक ग्रह हैं, सूर्य और गुरु, इनकी भी स्थिति देखना अनिवार्य है। मतलब 3 चीजें हो गई। नवम भाव, नवम भाव का स्वामी आपकी कोई भी लगन की कुंडली होने दो, जैसे मेष लगन की कुंडली होगी तो यहां नवम भाव का स्वामी गुरु बनेगा। कोई भी लगन की कुंडली होने दो, तो आप देखिए आपके इस भाव के ऊपर किस ग्रहों की स्थिति है, इस भाव का स्वामी किस ग्रहों के साथ में है, और इसके कारक सूर्य और गुरु की क्या स्थिति है। उसके बाद कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव की स्थिति पर भी विचार है। मैंने अनेक वीडियो में बताया, द्वादश दोष में एक परस्पर दूसरे द्वादश हो, या इस तरह की मैंने वीडियो में भी आपको बताया है। कर्म भाव का स्वामी और द्वादश भाव की स्थिति पर भी विचार किया जाए तो कर्म के साथ भाग्य का मेल है, भाग्य का संबंध है। इस भाग्य भाव को ज्योतिष शास्त्र, वैदिक ज्योतिष ये कहते हैं, शास्त्र ये कहता है लगन से भी देखना चाहिए और चंद्रमा लगन से भी देखना चाहिए। जो जिसकी स्थिति बलवान हो उसी में फल मिल जाता है। पहले परिपाटी थी कि कुंडली के फल कथित में लगन कुंडली, चंद्र लगन कुंडली, सूर्य लगन से भी होता था। आज सब भूलते जा रहे हैं। लगन और चंद्रमा से दोनों से विचार कर लेना चाहिए। अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी कहीं नीच राशि में है, बात सुन लो दर्शकों, अपनी कुंडली देख लेना, एक एक शब्द रुक रुक के बता रहा हूं। नीच राशि में है और नीच नवास में है, नवास में भी नीच राशि में है, नीच राशि लगन कुंडली में हो, नवास में नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, कमजोर हो अंशों में और अस्त भी हो, और षड वर्ग में भी बलहीन हो, विष नवास में हो या विनाशकारी हो, तो अपने भाग को जातक कोसता रहता है, उसको भाग का सुख नहीं मिलता। साधारण तौर पर आप कहीं जाओगे किसी पंडित जी के पास बिना अध्ययन किए, देखिए ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहूंगा, लेकिन साधारण तौर पर यह कह दिया जाता है, क्यों, क्या मैं भी कह दूंगा, भाई अभी आपका भाग्य का स्वामी यहां पर आएगा, गुरु यहां पर आएगा, आपको फल मिलने की आशा है। लेकिन दर्शकों, यहां पर एक समस्या आती है सभी के साथ में। अगर आपके भाग्य अवरोध है, किसी भी तरह से है, चाहे आपका नीच नवास में है या किसी तरह से है, तो कितने दिन की सजा दी है वो परमात्मा को ही मालूम है। कोई ज्योतिषी, कोई पंडित जी ये नहीं कह सकता कितने दिन की सजा है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मजिस्ट्रेट ने आज अगर 6 महीने की सजा दी है तो हमको पता है 6 महीने के बाद छूट जाएगा। ग्रहों में जो बाधा आ जाती है, भाग उदय में परेशानी आ जाती है, भाग जिसका पीड़ित रहता है, अशुभ रहता है, या विष नवास में होता है या विनाशकारी बन जाता है, वो सजा कितने दिन की है वो परमात्मा को ही मालूम है।
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम इस मनुष्य योनि में हमको उपाय कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भाग्य का स्वामी इस कंडीशन में होगा तो दिक्कत हो। क्या दिक्कत होगी? किए गए प्रयास आपके विफल हो जाएंगे, भला चाहने पर भी बुरा होगा। जब तक की जिंदगी एक खिलौने की तरह रह जाएगी। और जैसे गोचर भ्रमण करते हैं ना, जैसे मैंने बताया आएगा, गोचर भ्रमण में करते हुए ग्रह खेल करते हुए चले जाएंगे और ऐसा बोलेंगे शायद इस बार तो मेरा काम हो जाएगा, इस बार तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। दर्शकों, हमेशा याद रखो, आपकी जो लगन कुंडली में है, अगर आपका भाग्य का स्वामी अव्यवस्थित है, जैसा मैंने आपको बताया, नीच नवास में पीड़ित है, या है अस्त है, वो है, आपने अगर उसका उपाय नहीं किया है तो गोचर में कितना भी शुभ आने दो, वो आंख बंद करके चले जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं देगा। ये लगन कुंडली में जो ग्रहों का प्रभाव है वो आपके जीवन के निर्धारित मिलने वाला सुख दुख का कोटा है। अगर अशुभ है, अगर किसी तरह से आपकी कर्मों से वो कोटा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो आपने उपाय करके उसको ठीक कर लिया तो आपको उसका फल मिलेगा। नहीं है तो शुभ ग्रह भी आपको सोचते रह जाओगे अब की बार तो गुरुवार या शुक्रवार शुभ होगा। नहीं, कुंडली में देखो, गोचर तो कुंडली के ऊपर है, गोचर में वही मिलेगा जो आपकी इस कुंडली में है। अगर कुंडली में पीड़ित है तो शुभ होते हुए भी गोचर में नहीं मिलता। तो इस तरह से भाग के साथ खिलवाड़ होती चली जाती है। इसी के ऊपर हमारे पास जो कुंडली आई है, हम उसमें आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। नौ भाव पर चर्चा मैंने कर दी। नौ भाव, नौ में क्या है? नौ भाव भाग्य भाव है, जल यात्रा, वायुयान यात्रा, लंबी यात्रा, विदेश गमन का भी है, धर्म है, पाप पुण्य का, विवेक का, उदारता का भी है, दान का है, दैविक शक्ति भी नवम भाव है, पर्यटन, पुत्र का सुख भी, पिता भी नवम भाव है, शील, संतोष, संपन्नता योग, उच्च शिक्षा भी नवम भाव है और इसके कारक गुरु है। तो ये सब चीजें हम नौ भाव से देखते हैं। जो अष्टम भाव समुद्र है, पार ये है, हवाई यात्राओं का भी नवम भाव है, भाग्य भाव भी है, पिता भी का भी रिप्रेजेंट करता है नवम भाव, पुत्र का भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात आई नवम भाव की। हम ज्यादातर यही देखते हैं, कभी भाग्य साथ, बस भाग्य साथ ही देखते हैं। और ये दर्शकों, आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके आधार पर नव भाग्य की स्थिति बनती है। दूसरी तरफ पंचम भाव की, पंचम भाव भी पूर्व जन्म से संबंधित है। वे कर्म जो आपकी इच्छाएं थी, सोच थी, पूरे नहीं हुए, उनसे संबंधित पंचम भाव का है। तो नव भाव सीधा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को इंडिकेट करता है। जातक का जन्म, नव भाव पर चर्चा मैंने आपको बता दी, भाग्य और कर्म का संबंध मैंने आपको सब बता दिया। अभी कुंडली में देखेंगे तो कैसा है आपका भाग्य, आप विचार कर लेना। जातक का जन्म 11 मार्च 1992 शुक्ल पर 7 रोहिणी चरण 2 बुधवार को हुआ, प्रातः 9:37 पर हुआ। रोहिणी चरण, रोहिणी नक्षत्र इसकी सर्प योनि है। शास्त्र ये कहता है कि पूर्व जन्म में इस जातक की सर्प दंश से मृत्यु हो गई थी और ये काल सर्प ना होते भी प्रबल तीन काल सर्प बन जाता है। इसके लिए अगर नाग बलि श्राद्ध कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। जन्म के समय मेष लगन, मेष लगन की 26 डिग्री है, द्वितीय भाव में 15-14 डिग्री, उसका चंद्रमा, तृतीय भाव में केतु 12 डिग्री है, पंचम भाव में गुरु 14 डिग्री 29 मिनट लेकर के है, नवम भाव में राहु 12 डिग्री 20 मिनट लेकर के है, और दसम भाव में शनि 20 डिग्री और मंगल 23 डिग्री लेकर के उच्च राशि में है। एकादश भाव में शुक्र 2 डिग्री और सूर्य 27 डिग्री और द्वादश भाव में बुध नीच राशि में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मेष लगन के अभी साधारण तौर पर आप देखोगे लग्नेश उच्च राशि में है, रुचक योग बना रहा, कुल दीपक योग है। हम बोलेंगे रुचक योग बना रहा है और महापुरुष योग बन रहा है, लेकिन नहीं, शनि भी साथ में कहीं ना कहीं भंग हो गया, मंगल और शनि का विषयोग भी बन गया। उसके बाद द्वितीय भाव में चंद्रमा सुंदर होगा, सुखी होगा, संपन्न होगा,
परंतु सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देख रहा, रोगी भी होगा, मृत्यु कष्ट होगा, हमेशा परेशानी होगी, ऐसा ये उसका कर्म है। माता का उसके साथ फेविकोल का जोड़ भी होगा, यहां पर भी देख लीजिए। अभी बात ये मैंने मंगल शनि का आपको बता दिया। अभी भाग्य भाव में राहु है, भाग्य भाव में राहु है। राहु रिप्रेजेंटेट करता है पूर्व जनों को। डेफिनेटली इनका कोई पूर्व अतृप्त योनि में है, नौ भाव में राहु है, और गुरु भी राहु जैसा ही बन गया, आप ऐसा मत सोचो। और राहु से गुरु पीड़ित भी आ गया, और गुरु कौन है? भाग्य भाव का स्वामी है, राहु से पीड़ित भी आ गया गुरु, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम बात करें, अगर आपकी द्वादश भाव में मीन राशि है, धनु राशि है, और उसमें बुध का प्रभाव है, बुध छठे भाव में या द्वादश भाव में हो, 110% है मेरे दर्शकों, उनकी कोई पूर्व की प्रेत आत्मा है और वो उसकी मुक्ति नहीं हुई है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ मेरे पास लिखित प्रमाण है, और मैंने अनुभव में देखा है, पूजाओं में प्रकट हो जाते हैं। यहां पर बुध नीच राशि में आ गया, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, बार बार हानि होगी, पीड़ित होगा, परंतु शत्रुओं को फिर भी दबा कर रखेगा। अब बात आती है, हमसे बात करेंगे भाग्य भाव के लिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अगर हम नवास देखते तो विष नवास में गुरु आ गए, विष नवास में गुरु आ गए, और गुरु कौन है? भाग्य के स्वामी है, और राहु अधिष्ठ राशि के स्वामी है, राहु से पीड़ित भी है। जैसे मैंने आपको बताया आज भाग्य भाव कैसी कंडीशन है, राहु से पीड़ित है। पुष्कर नवास में मंगल आ गए, तो मंगल यहां पर रुचक योग बनाने की कोशिश कर रहा, बलि करेगा, लग्नेश कोई बलि करेगा, दशम भाव कोई बलि करेगा, मान लिया जाए, लेकिन बलि तब होगा जब यहां से आदेश मिलेगा, भाग्य साथ देगा। जन्म नक्षत्र रोहिणी है, 22वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है। जन्म नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र से 22वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा है, और पूर्व भाद्रपदा के स्वामी गुरु हैं। तो यहां पर गुरु जो है विनाशकारी बन गए। यहां पर भाग्य के स्वामी तो थे ही थे, भाग्य के स्वामी तो थे ही थे, भाग्य के स्वामी तो थे ही थे, राहु से पीड़ित थे, और गुरु विष नवास में आ गए। यानी दो अशुभताएं गुरु के साथ मिल गई, विष नवास में आ गए और विनाशकारी बन गए। समझ आए? तो भाग्य साथ नहीं देगा। और देखिए कुंडली कितनी अच्छी है, गुरु यहां इस भाव को भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, धर्म त्रिकोण है साधारण तौर पर, लेकिन इस राहु की वजह से और गुरु विष नवास की वजह से और गुरु विनाशकारी होने की वजह से ट्रिपल टाइम दोषी हो गए गुरु। और गुरु भाग्य के स्वामी हैं, कैसे होगा? भाग्य साथ नहीं देगा। दूसरी बात, बाद केस मैंने आपको पहले ही बताया, कल परसों ही बताया है, चल लगन मेष लगन के लिए एकादश भाव, मेष लगन के लिए जो सप्तमेश भाग बना, गुरु सप्तमेश गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है। हाँ, यानी बाद केस बना, सप्तमेश गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है, और धनिष्ठा नक्षत्र में फिर अष्टम भाव का स्वामी है, बाद केस बन गया। तो यहां पर भी हो गया रोचक योग और कुल दीपक योग सब खत्म हो गए, सारे चले गए। मतलब शादी भी नहीं हो रही है शुक्र की वजह से, शुक्र बाद केस बन गया, शुक्र बाद केस बन गया, शुक्र एकादश भाव स्वामी में है, बाद केस बन गया, और अष्टमेश के नक्षत्र में है, बाद केस बन गया। शादी भी नहीं हो रही है और भाग्य भी साथ नहीं दे गया, और इंजीनियर करके बैठा हुआ है। ये स्थिति रही, ये रहा भाग्य का प्रभाव। इसलिए हमने बताया कि भाग्य भाव की बहुत ही महिमा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, ना कोई काम मिल रहा, और शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में चला गया, एकादश भाव में है, तो विवाह में भी परेशानियां आ गई। तो अष्टमेश के नक्षत्र में आ गया, मंगल के नक्षत्र में आ गया। तो ये प्रभाव भाग्य का लेखा जोखा आपका इसी तरह से भाग्य देखने में नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगेगा, बोलेंगे भाग्य का स्वामी गुरु, यहां पर गुरु पंचम भाव में ये, लेकिन नहीं, जब गुरुदेव मार करते हैं ना तो कोई बचाने वाला नहीं। राहुदेव मार करते हैं तो आप श्राद्ध निकाल दीजिए, वो पितामह मान जाएंगे, गुरुदेव नहीं मानेंगे। भाई पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ऐसे जातक को विधिवत पितृदोष निवारण करना चाहिए,
वित्त दोष निवारण करके गुरु पर राहु का प्रभाव है उसकी शांति करानी चाहिए। उसके बाद विवाह से पहले पुरुष है ये तो अर्क विवाह करके फिर जीवन साथी से विवाह करना चाहिए। यही तरीका है आपको राहत पाने का, राहत देना परमपिता परमात्मा के हाथ में, हमारा सिर्फ मार्गदर्शन करने का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।